Hello students, good morning. We are reading about the fourth chapter, alternative center of power, and we have read about the ASEAN, EU, European Union, and now we will read about the rise of the Chinese economy. चाइनीज इकोनॉमी किस तरह से राइज होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी कंट्री जो है वो अगर डेवलपिंग से डेवलप होता है या उसकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होती है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो पूरे किए जाते हैं या बहुत सारे रीजंस इसके लिए होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट चाइना ने क्या किया? इन स्टार्टिंग चाइना वाज नॉट ए डेवलप्ड कंट्री। ये हमने पहले भी पढ़ा है अपनी, अगर हम पिछली हिस्ट्री को उठाएं तो हमने पढ़ा कि जो चाइना है वो डेवलप्ड कंट्री नहीं था। और लाइक टुडे, आज की तरह या जैसे आज का चाइना वैसा पहले नहीं था, इतना डेवलप्ड नहीं था। तो उसके डेवलपमेंट के कारण क्या थे, रीजन क्या थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस इंक्रीज सिंस 1978 एज ए ग्रेट पावर। चाइना जो है 1978 से पहले डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन 1978 में उसकी जो इकोनॉमिक सक्सेस थी उसने उसको एक ग्रेट पावर बना दिया था। It is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2020. Sorry, 2040. ये है 40, तो इसको हम ही 40 काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि it is projected to overtake the US as the world's largest economy by 2040. 2040 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो यूएस है उसको पीछे छोड़ देगा चाइना। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी वो चाइना की होगी 2040 में। उसके बाद है द फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमी सच एज ए पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के जो फैक्टर इसमें इसकी इकोनॉमी को बढ़ाने में काम आए हैं या जो फैक्टर्स जिसने सबसे ज्यादा काम किया है इकोनॉमी को बढ़ाने का, वो कौन कौन से हैं? एक तो वहाँ की पॉपुलेशन, लैंड मास मतलब वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो भूभाग है, उस भूभाग के कारण वहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफी डेवलप हुई है। लैंडमार्क जैसे कि वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे बहुत सारे मिनरल्स हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, ऑयल है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो रीजनल लोकेशन जो है वहाँ की जो रीजनल लोकेशन स्थानीय या जो वहाँ की रहने का तरीका है, वहाँ का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और वहाँ का जो राजनीतिक प्रभाव है उसके कारण भी क्या हुआ है, उनकी इकोनॉमी जो है वो डेवलप हुई है। उसके बाद है इन 1949 में क्या हुआ था? द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ की लीडरशिप में एक रिवॉल्यूशन होती है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होती है, और इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। और इससे क्या हुआ था कि जो इकोनॉमी थी वह सोवियत मॉडल पर बेस्ड हो गई थी। उसके बाद है चाइना अडॉप्टेड सोशलिज्म एंड नॉट चोज इट्स लिंक्स टू कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। इसी कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था? चाइना ने सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, और सोशलिज्म को अडॉप्ट करने के बाद उसने कैपिटलिस्ट जो वर्ल्ड थे उनको नहीं चुना था, या कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने सोशलिज्म को चुन लिया था। उसके बाद है सो दे हैव नो चॉइसेस टू यूज देयर ऑन रिसोर्सेज।
इसलिए उन्होंने क्या किया था, कोई भी चॉइस नहीं थी उनकी, यूज देयर ऑन रिसोर्सेज, कि वो अपने रिसोर्सेज को यूज करे। विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, उसकी मतलब चाइना ने ये नहीं सोचा था कि भाई वो अपने रिसोर्सेज को खुद यूज करेगा। उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर की हेल्प से दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल, उसने अपनी सारी पूंजी जो थी वो इन्वेस्ट की थी एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज में, अपने जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी उनमें और इंडस्ट्रीज में अपना सारा पैसा लगा दिया था। उसके बाद दे हैड नो फॉरेन करेंसी, सो दे कुड नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स। अब उस टाइम पे क्या था कि चाइना के पास फॉरेन करेंसी भी नहीं थी, फॉरेन करेंसी की कमी थी, तो वह फॉरेन करेंसी उसके पास न होने के कारण क्या था कि वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकता था, दूसरे देशों से कुछ सामान जो है वो खरीद नहीं सकता था और ना ही वहां से टेक्नोलॉजी को ले सकता था। तो फॉरेन करेंसी जो थी वो भी इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। फिर 8 पॉइंट में पढ़ेंगे हम, चाइना डिसाइडेड टू मेक गुड्स एट ए डोमेस्टिक लेवल। चाइना ने निर्णय ले लिया था कि भाई वो डोमेस्टिक लेवल पर अपने घरेलू उत्पाद जो है वो तैयार करेगा, घरेलू सामान जो है वो तैयार करेगा। चाइना प्रोवाइडेड एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंड एंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम टू नो डेवलप्ड कंट्री। अपने देश में ही सामान बनाने के बाद चाइना ने क्या किया था, अपने सिटीजन्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, अपने सिटीजन्स को एजुकेट करने का फैसला लिया और उनके हेल्थ की तरफ ध्यान दिया ताकि जो कंट्री है वो डेवलप हो सके। यानी जब तक भी वहाँ के सिटीजन स्वास्थ्य नहीं होंगे या फिर वहाँ के सिटीजन्स का हेल्थ जो है अच्छा नहीं होगा और वो एजुकेटिंग नहीं होंगे, जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो एजुकेट भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो बीमार आदमी है वो अच्छे ढंग से पढ़ भी नहीं सकता है। तो सबसे पहले उसने अपने सिटीजन्स के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, उनके हेल्थ इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान दिया और उनको एजुकेट करने की कोशिश की। उसके बाद है चाइना एस्टेब्लिश्ड इट्स रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। अब चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ भी अपना मित्रता का हाथ बढ़ाता है और उसने 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएस के साथ अपने संबंध बनाए। उसके बाद इन 1973 झाओ एनलाई प्रपोज द फोर मॉडर्नाइजेशन। तो झाओ एनलाई जो थे नेता, उन्होंने 1973 में क्या किया था, फोर मॉडर्नाइजेशन का एक तरीका अपनाया। वो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री, इनकी तरफ उसने ध्यान दिया था। फिर 1978 में लीडर हुए थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने ओपन डोर की जो पॉलिसी थी उसको अनाउंस कर दिया था, पॉलिसी एंड इकोनॉमी रिफॉर्म ऑफ चाइना। और ये पॉलिसी जो थी वो चाइना की इकोनॉमी को सुधारने के लिए की गई थी। और ये ओपन डोर वाली जो पॉलिसी थी इसमें क्या किया गया था, इसमें ये कहा गया था कि भाई कोई भी अदर कंट्री जो है वो चाइना के साथ अगर कोई भी ट्रेड करना चाहता है या चाइना में कोई भी इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, वहां पर अपना ट्रेड फैलाना चाहता है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम यानी कि ओपन डोर पॉलिसी जो थी वो अपना ली गई थी। उसके बाद आफ्टर दैट चाइना ट्रेड वाज इंक्रीज रैपिडली। इसके बाद चाइना का जो ट्रेड था वह बहुत तेजी से बढ़ा। एंड नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी एंड नाउ इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज। जो ओपन डोर पॉलिसी थी उसके बाद क्या हुआ था कि जो चाइना का ट्रेड था वो तो बढ़ना ही था, क्योंकि अदर कंट्री जो थी वो भी वहां पर आ गए थे ट्रेड करने के लिए। और जो फॉरेन करेंसी की कमी थी, अब दूसरे देशों के साथ जब ट्रेड करना शुरू किया तो वहां की करेंसी जो थी वो भी उसको मिलनी स्टार्ट हो गई थी, तो फॉरेन करेंसी जो थी वो भी उसको मिलनी स्टार्ट हो गई थी। अब वह दूसरे देशों में
उस फॉरेन कंट्री जो फॉरेन करेंसी थी उसका यूज करके अब दूसरे देशों में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब आती है द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। अब एग्रीकल्चर का तो 1982 में प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, निजीकरण कर दिया था, और इंडस्ट्री का 1998 में कर दिया गया था। फिर है ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जो ट्रेड बैरियर्स थे, व्यापारिक जो बंधन थे ना, वो केवल कहाँ लगाए थे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिसको हम SEZ के नाम से जानते हैं। वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो अपने एंटरप्राइजेस सेटअप कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। उसके बाद है प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम। एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ था? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी वो बढ़ती चली गई थी, और जो रूरल इनकम थी, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादातर रूरल एरिया में की जाती है, तो रूरल एरिया की जो इनकम थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। फिर है इन जो चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ WTA। ये है इन 2001 में क्या हुआ था? चाइना जो है वो क्या बन गया था? WTO का मेंबर बन गया था। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया था। उसके बाद है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण चाइना जो है वो प्रभावशाली बन गया था। जापान भी, US भी, आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, रशिया, नेगलेक्टिंग द कंट्रोवर्सीज। अब सारे के सारे जो हैं ये इन्फ्लुएंस कंट्री बन चुके थे, काफी प्रभावशाली कंट्री बन चुके थे। तो इन्होंने क्या किया था? आपस में जो इनकी कंट्रोवर्सीज थी, जो भी इनके विरोध थे आपस में, उनको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, उनको बुलाना शुरू कर दिया था। एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना, और चाइना के साथ व्यापार करने के लिए वो तैयार हो गए थे। दूसरे देश जो भी डेवलप्ड कंट्री थे वो सारे के सारे अब चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए थे। फिर है लिमिटेशन ऑफ टाइम चाइना। लिमिटेशन ऑफ चाइना, इसमें क्या है कि भाई चाइना पर क्या लिमिटेशन थी, क्या पाबंदियां थी? तो अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। क्या होता है कि चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो काफी बढ़ गई थी, और लगभग 100 मिलियन पीपल जो थे वो जॉब की तलाशी में लग गए थे। इसके बाद आता है कि मेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो इसमें क्या किया गया है कि जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट था और उसकी कंडीशन ऑफ वर्क जो थी वो बहुत बुरी थी, यानी कि फीमेल एम्प्लॉयमेंट नहीं था, वहां पर जो फीमेल काम करती थी उनके लिए कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, जैसे कि यूरोप में थी 18th और 19th सेंचुरी में। उसके बाद है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन हैव इंक्रीज्ड। चाइना में क्या हुआ था? जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन था वो भी बढ़ा हुआ था, और करप्शन जो था वो भी बढ़ा हुआ था, यानी कि चाइना में एनवायरमेंट जो था वो भी अच्छा नहीं था, और करप्शन जो था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। उसके बाद है इंडिया चाइना रिलेशंस। इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या थे? तो बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड आकाशाई चिन रीजन्स ऑफ लद्दाख इन इंडिया। तो ये जो जगह थी अरुणाचल प्रदेश और आकाशाई चिन, ये रीजन ऐसे थे जो इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा करते हैं, और ये बॉर्डर को लेकर के ही यहाँ पर एक डिस्प्यूट बना हुआ है। तो जब बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट बना हुआ है तो जो
तिब्बत इन 1950। चाइना ने क्या किया था, तिब्बत पर टेक ओवर कर दिया था तिब्बत को 1950 में, विच वाज प्रोटेस्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना, जिसका इंडिया ने विरोध किया था, उसका अपोज किया था। गिव शेल्टर टू दलाई लामा बाय इंडिया, और तिब्बत के जो नेता थे दलाई लामा, उसको इंडिया में क्या कर दिया था, शेल्टर दे दिया था, आश्रय दे दिया था, जिससे चीन जो है वो भारत के खिलाफ हो गया और उसने ये कहा था कि उसने पंचशील जो एग्रीमेंट हुआ था उसको तोड़ा है। इंडिया और चाइना के बीच में 1955 में पंचशील जो था वो एग्रीमेंट हुआ था। तो ये जो पंचशील एग्रीमेंट था उसमें क्या हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के बॉर्डर को ध्यान में रखेंगे, दोनों देश एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दलाई लामा को जो शेल्टर दिया था इंडिया ने, उससे चीन जो है वो ये कह रहा था कि भारत ने जो पंचशील एग्रीमेंट है उसको तोड़ा है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी हमेशा से ही रही है कि अगर कोई भी उसके पास से हेल्प लेने के लिए आएगा तो इंडिया उसको हेल्प देगा। चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962। चाइना ने क्या कर दिया था, इंडिया पर अटैक कर दिया था 1962 में। ये इंडिया चाइना का एक युद्ध हुआ था 1962 में। उसके बाद जो कंडीशन थी वो काफी खराब हो गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के रिलेशन जो थे वो बहुत ज्यादा खराब ही हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ था, दिसंबर 1988 में राजीव गांधी जो थे वो चाइना के विजिट के लिए जाते हैं और वहां पर इंडिया चाइना जो रिलेशन थे उनके इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास किए गए थे। इंडिया चाइना जो रिलेशन थे उनके इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा दिया गया था। They have also signed agreements on cultural exchanges and cooperation in science and technology। अब उन्होंने क्या किया था, जो राजीव गांधी गए थे वहां पर चाइना में, तो वहां पर उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन किया था जिसमें कल्चरल एक्सचेंजेस की बात की गई थी और कोऑपरेशन की बात की गई थी कि भाई एक दूसरे का सहयोग करेंगे कहां पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। नेक्स्ट आता है आफ्टर 1999 क्या हुआ था, ट्रेड इंक्रीज बाय 30% एनुअली। जो व्यापार था वो 30% जो था वो एनुअली बढ़ गया था। फिर है चाइना असिस्टेंस टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम आल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस। अब दोनों में जो संबंध थे, रिलेशन थे, वो खराब होने की दूसरी वजह एक और क्या थी, चाइना ने पाकिस्तान की सहायता की थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। तो इससे दोनों में डिफरेंसेस जो थे वो बढ़ गए थे। नेक्स्ट है चाइना मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यू एज टू इंडियन इंटरेस्ट। चाइना ने क्या किया था, बांग्लादेश और म्यांमार जो है उसको भी मिलिट्री, उनके साथ भी मिलिट्री रिलेशन बना लिए थे, जिससे भारत जो है वो नाराज था, भारत उसके फेवर में नहीं था। फिर है जापान। अब चाइना के बाद हम जापान के बारे में पढ़ते हैं। जापान जो है ये भी एक डेवलप्ड कंट्री है और इसकी इकोनॉमी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी में काउंट की जाती है। तो सबसे पहले दे हैव रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड हैविंग फेमस ब्रांड्स सच एज सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, मज़दा। तो इसमें क्या है, इसकी जो रेपुटेशन है टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, जैसे कि सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है और सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है और मज़दा है। उसके बाद है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी में सेकंड पोजीशन दी गई है। वर्ल्ड में इसको सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में
देखा जाता है। नेक्स्ट है, इट इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ द G8। G8 जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एशिया का ये एकमात्र देश है जो G8 का सदस्य बना हुआ है। उसके बाद है, जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर्ड द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब एंड प्रोग्रेस्ड रैपिडली आफ्टर इट। इसके बारे में हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसमें अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर न्यूक्लियर बम गिराए थे। और यही एकमात्र देश ऐसा है वर्ल्ड का जिसने न्यूक्लियर बम को सफर किया है, यानी कि उसके नुकसान को सहन किया है। और न्यूक्लियर बम के मार झेलने के बाद भी इसने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की, और इसके बाद क्या किया, उसने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करके अपना इकोनॉमिक लेवल जो है उसको काफी बढ़ाया है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द बजट ऑफ द UN, ऑलमोस्ट 20%। यूएनओ ये वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में मानी जाती है। ये बहुत सारे देशों का एक समूह है। वर्ल्ड में मोस्टली कंट्री जो हैं वो इसके सदस्य बने हुए हैं। तो यूएनओ को वर्ल्ड पार्लियामेंट के रूप में देखा जाता है, और उसको अगर उसके बजट के मामले में बात करते हैं तो उसके बजट में कंट्रीब्यूट करने वाला यह सेकंड नंबर पे माना जाता है। फर्स्ट नंबर अमेरिका। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर जो है वो अमेरिका है, और उसके बाद अगर नंबर आता है तो वो जापान का आता है, और इसने 20% जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट किया है। जापान मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ इट्स GDP। इट इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जापान की जो मिलिट्री है उस पर अगर खर्च करने की बात आती है तो 1% अगर वो अपनी GDP का खर्च करता है तो इट इज द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वह वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट मिलिट्री जो है वो मानी जाएगी, यानी कि अपनी GDP का केवल 1% भी अगर वो खर्च करता है तो ये था हमारा 4th लेसन, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो ये लेसन अब हमारा खत्म होता है, यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।